उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। कोविड-19 का खतरा तो अभी बरकरार है, इसके साथ साथ गर्मी भी अपने जोरों पे आ गई है। तो सभी विद्यार्थियों से यही कहना है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और घर पे रहते हुए आप लोग अपनी स्टडी करते रहें। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हम लोग कंडक्टिविटी को लेकर के एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या है मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में। तो आज का ये लेक्चर इसी को लेकर के होगा, रिलेशन बिटवीन conductivity and molar conductivity. Relation between conductivity and molar conductivity. कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, आइए जानते हैं इसके लिए। मान लेते हैं कि हमने एक सेल लिया और इस सेल के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए। ये इलेक्ट्रोड्स ऐसे हैं जिनका एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर पर रखे गए हैं। एरिया जो इसका है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर पर रखे गए हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा वो इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं, let us suppose 1 centimeter cube of solution of an electrolyte is placed between two electrodes of area 1 centimeter square and area 1 centimeter square and keep away at a distance of 1 सेंटीमीटर। मान लेते हैं, आइए मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखते हैं। इलेक्ट्रोड की कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रोड का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है वो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर पर रखे गए हैं। ऐसी सिचुएशन में कंडक्शन जो सॉल्यूशन का होगा, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का कंडक्शन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कंडक्टिविटी के। अगर दो इलेक्ट्रोड्स जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हों, दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाए और इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो ऐसी कंडीशन में कंडक्टेंस जो सॉल्यूशन का होता है वो कंडक्टिविटी के बराबर हो जाता है। अब आइए मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया है। मान लेते हैं कि इसके अंदर 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया, तो अगर 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया तो कंडक्टेंस जो सॉल्यूशन का होगा वो मोलर कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो लेट 1 ग्राम मोल of electrolyte
1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिक्स इन दिस सॉल्यूशन। अगर 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन में मिलाया गया तो ऐसी कंडीशन में जो कंडक्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? कंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यही इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी के। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो 1 ग्राम मोल मिला हुआ है। ये मोलर कंडक्टिविटी का है। अब मान लेते हैं कि लेट द सॉल्यूशन डाइल्यूटेड। मान लो इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूटेड अप टू 100 सीसी। इसको अगर हम 100 सीसी तक डाइल्यूट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो न्यू 100 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन होगा उनमें से प्रत्येक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो होगा, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का होगा, वो 100 टाइम्स बढ़ जाता है। तो ऐसे में मोलर कंडक्टिविटी जो होगी, मोलर कंडक्टिविटी ये इक्वल टू हो जाएगी कितनी? 100 इंटू कंडक्टिविटी। 100 इंटू कंडक्टिविटी। अगर इसको 1000 सीसी तक करते हैं तो फॉर 1000 सीसी, तो ऐसे में मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी ये इक्वल टू हो जाएगी 1000 इंटू कंडक्टिविटी। 1000 इंटू कंडक्टिविटी। तो अगर देखें ये, तो यहां पे हम लोग इस 1000 का जो कर रहे हैं कि किसमें परिवर्तन हो रहा है? ये इसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो सकता है? कंडक्टिविटी को हम लिख सकते हैं कैप्पा इनटू 1000 सीसी जो हमने किया वो उसका वॉल्यूम है। तो कैप्पा इनटू कितना हो गया? वॉल्यूम। यानी V जो है यहाँ पे, ये V जो है वो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, तो जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे हम लोग 100 सेंटीमीटर क्यूब के मल्टीपल में जितना बढ़ाएंगे उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, मतलब कैप्पा की मोलर कंडक्टिविटी उतने ही गुना बढ़ती चली जाएगी। तो कैप्पा उतने गुना बढ़ता चला जाएगा। अब अगर मान लें कि C जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है, लेट C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मान लो C जो है वो उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है और C को लेते किसमें है? C इज टेकन इन मोलैरिटी। अगर C को हम मोलैरिटी में लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is present in 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये 1000 अपॉन m, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर इतना हमको वॉल्यूम मिल गया तो हमें लैम्डा m निकालना है। लैम्डा m हम कैसे निकाल सकते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा लैम्डा m इक्वल टू कैप्पा इनटू वॉल्यूम। तो कैप्पा इनटू कितना? 1000 अपॉन कितना? m। दिस इज द लैम्डा m। और यही रिलेशन है मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में। तो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन m, यानी कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलैरिटी। कर लीजिए इसको फटाफट, फिर इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? अभी हम लोगों ने क्या देखा? लैम्डा m इक्वल टू कैप्पा इनटू 1000 अपॉन m। कैप्पा की यूनिट कितनी होती है? कैप्पा की यूनिट होती है सीमेंस पर सेंटीमीटर।
इंटू 1000 जो होगा वो वॉल्यूम होगा, ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर अपॉन मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो जरा देखिए बचा क्या इसमें, बचा क्या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, लीटर से लीटर कैंसिल, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दिस इज द यूनिट ऑफ लैम्डा एम, ये लैम्डा एम या मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट कहलाती है। तो नोट कर लीजिए फटाफट इसको। आइए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अभी हम लोग बात करेंगे एक और चीज पे, जैसे हमने पहले भी बताया कि थोड़ा सा हम लोग कंडक्टिविटी को लेकर के और आगे चलेंगे कि कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशंस के लिए या किसी भी सॉल्यूशंस के लिए कंडक्टेंस जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है, इसको हम लोग किसी भी जनरल मेथड्स के द्वारा कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसी भी सॉल्यूशन के लिए इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम एक्सपेरिमेंटली कैसे कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस को कैलकुलेट करें। तो हम लोग कंडक्टेंस को मेजरमेंट करेंगे एक्सपेरिमेंटली। कैसे एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंडक्टिविटी क्या होती है, थोड़ा सा हम लोग इस चीज को फिर से रिकैप करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी ये इक्वल टू होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ध्यान दीजिएगा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी को ही हम लोग क्या कहते हैं कंडक्टिविटी कहते हैं। और कंडक्टेंस क्या होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों चीजों में ध्यान दें। तो अगर कैप्पा इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो और कंडक्टेंस जो हम लोगों ने पढ़ा था जी पढ़ा था, जी इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर। तो अभी यहाँ पे देखें अगर रो को अगर आर के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए, या रो को अगर हम निकालते हैं तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो क्या रो की जगह पे हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, यानी 1 अपॉन हम लोग लिख सकते हैं आर ए अपॉन कितना एल, या हम इसको लिख सकते हैं एल अपॉन आर ए, या इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, और 1 अपॉन आर क्या है जी, ये कंडक्टेंस है, इंटू एल अपॉन ए, दिस इज नोन एज सेल कांस्टेंट, इसी को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब सवाल ये है कि किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करें, कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। तो अगर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को हम देख रहे हैं तो दोनों जो है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन पर, यानी अगर हम किसी भी सेल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट्स का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ले तो हम कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर पाएंगे और हम कंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इट इज नॉट लाइक ए वायर वी विल कनेक्ट इन अ सर्किट एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। इतना आसान नहीं है इस चीज को कैलकुलेट कर लेना। क्यों? क्योंकि ये तो सॉल्यूशन में होगा, और सॉल्यूशन को हम कैसे कनेक्टेड करें किसी भी सर्किट के अंदर, तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। जब तक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हमको नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी सेल की अंदर उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट का ना तो कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ना ही उसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो मेजरमेंट
resistance, measurement of resistance of an electrolyte to calculate the conductance of solution or conductivity। दोनों में से कोई भी चीजें हम कैलकुलेट कर पाए। कैसे कैलकुलेट करें? तो हम लोग रेजिस्टेंस जो सॉल्यूशन का है, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन can be calculated by applying Wheatstone bridge। और Wheatstone ब्रिज, मीटर ब्रिज, इन सब चीजों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। Wheatstone ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये सब चीजें आप लोग फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से एक बार आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आप जो है रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर आप पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके कैसे हम पर्टिकुलर अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। मीटर ब्रिज को पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर को पढ़ेंगे सेल्फ पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप लोग डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी सर्किट होती है जिसमें 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जिसमें एक जो होगा वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? रोस्टेट कहते हो। रोस्टेट का यूज हम लोग करते हैं क्यों? ताकि सर्किट के अंदर करंट को हम लोग अपने हिसाब से मैनेज कर पाए कि कितना करंट हम लोग लगाना चाहते हैं। एक रेजिस्टेंस जो होता है वो अननोन होता है, और ये अननोन रेजिस्टेंस वही होता है जो आपके सॉल्यूशन का होगा। और 2 ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जो नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, जो आपको पता होंगे कि कितने का रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। तो इसकी सर्किट को हम लोग किस तरह से ऐसे डिटरमिन करते हैं? इसकी सर्किट को ऐसे बनाएंगे, यहां से हम लोग बैटरी जोड़ देते हैं इस तरह से। यहाँ क्या लगा लेंगे? यहाँ लगा लेंगे स्विच, ये स्विच लगा लेते हैं। ये 4 आर्म होती हैं इसमें, इन चारों आर्म में हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। ये 4 आर्म्स होंगी। ये आपको पता है किसका सिंबल है? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का, या जो रो स्टेट है। और ये जो आपका है ये अननोन रेजिस्टेंस होगा, जबकि ये दोनों रेजिस्टेंस जो होंगे वो नोन रेजिस्टेंस होंगे। ये इस तरह से बनता है। इसमें बीच में हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट जोड़ते हैं जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर इस तरह से। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब आप रेजिस्टेंस लिख लीजिए इसका। मान लीजिए ये R1 है, तो ये क्या है? R2। ये अननोन रेजिस्टेंस है जो आपके सॉल्यूशन का है, आपको पता नहीं कि कितना रेजिस्टेंस है। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस किसका काम क्या है? कि टू मेंटेन द करंट थ्रू द सर्किट। उसके बाद ये R3 रेजिस्टेंस है और ये R4 है। ये दोनों नोन है। ये आपको पता होंगे कि कितने कितने ओम के ये रेजिस्टेंस है। ये आपकी बैटरी है V-वोल्ट की, जो भी आप इसको पोटेंशियल देना चाहते हैं। अभी इन सबका हम लोग नाम लिख लेते हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट क्या है? D। ये आपका कंप्लीट व्हीटस्टोन है। कैसे ये फंक्शन करता है इस चीज को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, सारी चीजें लिखनी पॉसिबल नहीं है। कंप्लीट व्हीटस्टोन का सेटअप ये है। यहां पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्या काम है इसका? टू मेंटेन द करंट थ्रू द सर्किट। R2 रेजिस्टेंस आपके सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है, और ये सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस जो होता है टोटली अननोन होता है, क्योंकि आपको इसी का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये R3 और R4 जो है ये नोन रेजिस्टेंस है, जिसको आपको पता है। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का काम है टू
डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट उपस्थित है या नहीं है, इस चीज को ये डिटेक्ट करता है। बैटरी हमने लगाई 20 वोल्ट की, स्विच लगाया, कंप्लीट सेटअप हो गया। अभी हम क्या करें, अभी हम स्विच को ऑन करते हैं। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे करंट जो है वो सर्किट में बहेगी, और जैसे ही करंट फ्लो करती है सर्किट के अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा जो इस बात को बताएगा कि करंट जो है वो इस सर्किट के अंदर प्रेजेंट है। हमें क्या करना है, हमें करना है वेरिएबल रेजिस्टेंस को इतना घटाना या बढ़ाना है, मतलब ऐसे सेटअप करना है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो है वो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, यानी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ना कर पाए। करंट को हमें ऐसा सेटअप करना है बाय यूजिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका ही काम है करंट को सेटअप करना सर्किट के अंदर। तो बाय यूजिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस we will set up the current in this circuit so that galvanometer shows no deflection. So at that current on which galvanometer shows no deflection is known as null point. null point क्या होता है, वह करंट जिसपे गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा सेटअप करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो, यानी ये नल पॉइंट पे आ जाए। जब ये नल पॉइंट पे आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो ऐसी कंडीशन में तो ऑन या ऐसा लिखेंगे कि एट नल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। नल पॉइंट पर R1 अपॉन R2 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, R3 अपॉन R4 पे, इनके इक्वल हो जाता है। तो क्या ये R2 जो अननोन है अब कैलकुलेट हो सकता है कि R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इंटू R4 अपॉन कितना R3। बाय using this formula we can calculate the unknown resistance which is in the form of electrolytic solution। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के फॉर्म में है उसको हम लोग बैलेंस करके व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें R2 की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे आ रही है, जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है वो क्या आ रही है कि सर किसी भी सॉल्यूशन को हम R2 की जगह पर कैसे जोड़ेंगे, उस सॉल्यूशन को कैसे हम वहां पे ऐड करें, सर किस बर्तन में रख करके सॉल्यूशन को जोड़ें, कैसा इलेक्ट्रोड डालें, वो सॉल्यूशन क्या डायरेक्टली उसमें कनेक्ट हो पाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंडक्टिविटी सेल डिजाइन की गई, ऐसी सेल बनाई गई जिसको हम लोग कंडक्टिविटी सेल कहते हैं, और उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है भरा गया, उसमें इलेक्ट्रोड लगाए गए। तो कई सारे डिजाइन की जो है वो कंडक्टिविटी सेल हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो सीधी सी बात है कि टू कैलकुलेट द resistance of an electrolyte solution by using Wheatstone bridge, we will use a conductivity cell। हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, एक कंडक्टिविटी सेल का यूज करेंगे। तो बहुत से मॉडल है कंडक्टिविटी सेल के, आइए हम लोग एक मॉडल देखते हैं। एक मॉडल तो आपका इस तरह से होगा कंडक्टिविटी सेल का, इस तरह से यहाँ पे प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे और इस इलेक्ट्रोड्स को हम लोग ग्लास में कवर कर देते हैं इस तरह से, ऐसे ये इलेक्ट्रोड निकलेगा और एक इलेक्ट्रोड इधर भी लगा होगा इस तरह से, और इसको भी हम लोग ग्लास में कवर कर देंगे इस तरह से, ऐसे यहाँ पे ये, और यहाँ से ये कंडक्टिंग वायर निकाल देंगे, ये कंडक्टिंग वायर
कंडक्टिंग वायर, ये क्या है, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो एक कंडक्टिविटी सेल तो ये है। अब जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसको हम इसमें क्या करते हैं, फिलअप कर लेते हैं और इन दोनों वायर को यहां पे लाके बी और सी के बीच में जोड़ देते हैं। तो पहला तो हमारा कंडक्टिविटी सेल ये हो गया, बहुत ही कॉमन और सिंपल सा कंडक्टिविटी सेल है। इसके बाद एक और कंडक्टिविटी सेल है जिसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग करते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो क्या है, तो उस कंडक्टिविटी सेल को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये एक ग्लास का कंटेनर होता है, ये ग्लास का कंटेनर है, इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, ये इस तरह से, ये दोनों प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं और यहाँ पे जो है वो प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम की टोपी या कैप कह सकते हैं, कैप लगाते हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बर्तन में रखते हैं और इस बर्तन में हम लोग यहाँ पे क्रश्ड आइस रख देंगे, क्रश्ड आइस, ताकि ये हीट ना होने पाए। इसी को थर्मोस्टेट कहते हैं, ये थर्मोस्टेट बनाते हैं यहाँ पे, थर्मोस्टेट। जिस सॉल्यूशन का हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसको यहाँ पे भर देंगे। ये सॉल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये क्रश्ड आइस या कोल्ड वाटर यहाँ पे रख देंगे ताकि ये हीट ना होने पाए और इन दोनों वायर्स को हम लोग बी और सी के बीच में जोड़ देते हैं। तो ये भी एक कंडक्टिविटी सेल है, ज्यादातर इसका ही यूज किया जाता है, कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल। आइए भाई, हम लोगों ने ये देख लिया कि अब सॉल्यूशन को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की सर्किट में कैसे जोड़ें। ये चीज को हम लोग जान गए कि किसी भी सॉल्यूशन को जिसका हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसको सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, बाय यूजिंग कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल का यूज करके हम इसको जोड़ देंगे। चलिए कोई बात नहीं, जोड़ दिए भाई। अब जब इसको जोड़ करके हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो एक नई प्रॉब्लम आई। क्या नई प्रॉब्लम आई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि इन दिस सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन where the conductivity cell is attached at the place of unknown resistance, we cannot use DC current। हम यहाँ पे DC करंट नहीं यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि DC करंट क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही हम DC करंट यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होने लगेगा और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है इट विल डिसएसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग आयंस, ये अपने आयनों में टूटने लग जाएगा। इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करें कि डीसी करंट नहीं यूज कर सकते। डीसी करंट अगर यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जा रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयनों में टूट जाएगा और अपने रिलेटेड इलेक्ट्रोड्स पर जाकर सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी भारी प्रॉब्लम आ जाएगी, हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिकॉज़ इलेक्ट्रोलाइट्स इज गोइंग टू बी आयनाइज्ड। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आयनाइज होता जा रहा है, हम कैसे कैलकुलेट करें इसको? तो इसका एक सॉल्यूशन आया, सिंपल सा सॉल्यूशन कि क्यों ना हम लोग डीसी की जगह पे एसी यूज कर लें। तो भाई बहुत अच्छी बात है, हम एसी यूज कर सकते हैं, लेकिन एसी यूज करने के बाद एक नई कहानी सामने आई कि जैसे ही इन्होंने एसी करंट को सर्किट में जोड़ा तुरंत गैल्वेनोमीटर फ्यूज आउट हो गया। क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो डीसी को डिटेक्ट करता है, डीसी पे काम करता है, एसी पे तो उसके शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। वो एसी करंट को होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि आपने क्लास 10 में पढ़ा है एसी फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो ऐसे पे गैल्वेनोमीटर कंफ्यूज कि क्या करे वो, और वो अपने कंफ्यूजन को फ्यूजन में कन्वर्ट कर देता है और वो फ्यूज हो जाता है, फ्यूज हो गया। तो अब क्या करें? एक नई प्रॉब्लम आई कि अगर एसी करंट यूज करते हैं तो हमारा जो जनरल गैल्वेनोमीटर है वो हम यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? तो फिर एक नया सॉल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना हम ऐसे एसी करंट का यूज करें जो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज पर हो। जो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज 500 साइकिल पर सेकंड टू 5000 साइकिल पर सेकंड, यानी 500 हर्ट्ज टू 5000 हर्ट्ज तक का ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी है। एसी को अगर इस पे हम लोग यूज करते हैं
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम गैल्वेनोमीटर की जगह पे एक हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस हेडफोन को कान में लगाए रहेंगे। जिस पॉइंट पर हमें उसकी हेडफोन में जो आवाज है वो आनी बंद हो जाएगी, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है एसी की, उसकी जो आवाज आ रही है वो आवाज जिस पॉइंट पे बंद हो जाती है, ये एकदम फैंटियर हो जाती है, एकदम हल्की हो जाती है, उसी को हम क्या मान लेंगे, नल पॉइंट मान लेंगे। तो एसी करंट का जो प्रॉब्लम क्रिएट, पहले डीसी का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो इलेक्ट्रोलाइज्ड होने लगेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस जो होगा वो डिफरेंस हो जाएगा, एक्चुअल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो एसी यूज कर लिया जाए, सॉल्यूशन क्या निकला कि एसी। अब जब एसी यूज किया गया तो एक नई प्रॉब्लम आई कि एसी को अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा जो जनरल गैल्वेनोमीटर है वो गैल्वेनोमीटर हमारा काम नहीं करता है, और अगर गैल्वेनोमीटर काम नहीं करेगा तो हम नल पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ कि क्यों ना ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की जो है वो एसी करंट को यूज किया जाए, जिसका 500 हर्ट्ज से लेकर के 5000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज हो, अगर उसको हम लोग यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम हेडफोन के द्वारा उसकी साउंड को सुन सकते हैं, और हेडफोन से जिस पॉइंट पर जा करके वो हेडफोन से आने वाली साउंड या तो बंद हो जाए या तो एकदम हल्की हो जाए, वही नल पॉइंट मान लिया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि डीसी की जगह पे एसी का कैसे यूज किया जाए। तो अब एक नया सेटअप बनाया गया। क्या नया सेटअप बनाया गया? बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनाया गया, लेकिन एक नए सेटअप के साथ। कैसे? देखिए, एक इस तरह से मेटलिक प्लेट लगाई गई, इस तरह से मेटलिक प्लेट लगाई गई, और ये भी एक मेटलिक प्लेट थी, फिर ये भी एक मेटलिक प्लेट था, ऐसे ही सेम मेटल से बने हुए तीन प्लेट्स एक लकड़ी के बोर्ड पे लगाया गया। अभी इन दोनों प्लेट्स को क्या किया गया, एक वायर से कनेक्ट किया गया है। यहां ये एक वायर से यहां कनेक्ट कर दिया गया, दोनों प्लेट्स कनेक्ट हो गई। अभी क्या किया गया, इसके और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया गया, ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया गया R, ये रेजिस्टेंस बॉक्स इसके और इसके बीच में लगाया गया, और यहां इनके बीच में क्या किया गया, जो अननोन रेजिस्टेंस था, जो किस पे था, अननोन रेजिस्टेंस, जो हमारा कंडक्टिविटी सेल के अंदर रेजिस्टेंस निकालना था जिस इलेक्ट्रोलाइट्स का, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे इसमें भरे गए थे। थर्मोस्टेट लगाया गया, ये थर्मोस्टेट लगा दिया गया यहाँ पे, इसमें ब्रश्ड आइस या चिल्ड वाटर भर दिया गया ताकि ये हीट ना होने पाए, और इस वायर को लाके इससे और इस वायर को लाके इससे जोड़ दिया गया। तो इस तरह से इसको जोड़ दिया गया। अभी इसको हमने क्या दिया, एसी सप्लाई दिया, एसी सप्लाई दिया गया इसको, यहाँ इस तरह से ये एसी सप्लाई का सिंबल है, एसी सप्लाई इसको दिया गया। अभी यहीं से एक और वायर निकाला गया और इस वायर को ले आया गया, इसमें जोड़ा गया क्या, एक हेडफोन जोड़ा गया, ये हेडफोन जोड़ा गया इसमें, और हेडफोन के साथ ही यहां से फिर एक और इंस्ट्रूमेंट जोड़ा गया जिसको जॉकी कहते हैं, ये जॉकी है, जॉकी ये स्लाइडर होता है, इसको स्लाइड करेगा, पॉइंट पॉइंट पे हम रखते जाएंगे इस वायर को। अब आइए हम लोग सबका नाम लिख लेते हैं। ये है आपका पॉइंट ए, ये है पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट हो जाएगा क्या, सी, ये पॉइंट हो जाएगा सी। इस तरह से हमने ये पूरा सेटअप बना लिया। थर्मोस्टेट हमने लगा लिया, कंडक्टिविटी सेल लगा ली, और कंडक्टिविटी सेल लगाने के बाद हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, इसमें से जितना रेजिस्टेंस हमको निकालना होगा हम निकालेंगे, और ये जो हमने एक वायर लगाया था इसको कनेक्ट किया किससे, एसी से। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट बी से एक वायर लगाया, एक हेडफोन लगाया, ये हेडफोन है, ये हेडफोन हमने लगाया, और एक लगाया क्या, जॉकी लगाया। अब क्या करें, हेडफोन को कान में लगाते हैं, हेडफोन को कान में लगा करके इस वायर एसी पर, मान लो कि ये पॉइंट डी है, जहां पे आने के बाद इस हेडफोन के अंदर आने वाला साउंड जो है वो कैसा हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है।
मान लेते हैं कि ये साउंड यहाँ पे एकदम हल्का हो जाता है या बंद हो जाता है, तो पॉइंट डी जो होगा वही नल पॉइंट होगा। पॉइंट डी जो होगा वो कैसा होगा, नल पॉइंट हो जाएगा। तो इस जॉकी को हम इस वायर एसी पर इधर उधर खिसकाते रहते हैं, जहां भी हमें इस हेडफोन में आने वाला साउंड हल्का सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा, वही पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, नल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डी पॉइंट जो है वो क्या चीज है, नल पॉइंट है। डी पॉइंट जो है वो नल पॉइंट है। तो पॉइंट डी पे लाने के बाद क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, पॉइंट डी पे लाने के बाद हमारे पास ये जो पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का सेटअप है ये बैलेंस हो जाता है। तो एट नल पॉइंट पर क्या होगा, नल पॉइंट पर हो जाएगा रेजिस्टेंस R। इसका मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस इसका X है, यहां पे रेजिस्टेंस R अपॉन कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस X। रेजिस्टेंस R अपॉन रेजिस्टेंस X दैट इज इक्वल टू कितना, लेंथ ऑफ AD अपॉन लेंथ ऑफ CD। रेजिस्टेंस R अपॉन रेजिस्टेंस X दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD अपॉन लेंथ ऑफ CD। यानी रेजिस्टेंस ऑफ X इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ X दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ R जो कि प्लग्ड आउट है, रेजिस्टेंस ऑफ R इनटू लेंथ ऑफ CD अपॉन लेंथ ऑफ AD। इस फॉर्मूले के द्वारा आप अपने कंडक्टिविटी शेल में रखे हुए इलेक्ट्रोलाइट्स का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब बाकी चीजें तो आपको पता है कि अगर आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में आप कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप कंडक्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोनों चीजें आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन हो गया तो आपको पता है, अभी हमने पहले भी बताया कि G जो होता है, G जो कंडक्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R। और आपने और क्या पढ़ा कि कंडक्टिविटी जो होती है कैप्पा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कितनी होती है, रो। और आपने पढ़ा क्या, रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाता है कैप्पा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर रो की वैल्यू यहां पे पुट अप कर दें तो 1 अपॉन कितना R इनटू कितना L अपॉन A। तो ये आपका कंडक्टेंस हो गया और ये क्या हो गया, सेल कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंडक्टिविटी को भी और कंडक्टेंस को। अब सवाल ये है कि हम लोग सेल कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करें, सेल कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करें। तो सेल कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करें। देखो सेल कांस्टेंट जो होता है वो कभी भी L और A की वैल्यू के द्वारा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ L एंड A। L और A की वैल्यू को कैलकुलेट करके सेल कांस्टेंट नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो सामान्यतः इसको हम लोग कैसे, हम लोग कंडक्टेंस को मेजर करके, जो भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को मेजर करके हम लोग सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट का हम लोग कैसे कैलकुलेशन करें। सेल कांस्टेंट कैन नॉट बी calculated by using the value of L and A। तो कैसे कैलकुलेट करें, it is usually measure accurately by measuring the
measuring the conductance of solution का कंडक्टेंस कैलकुलेट करते। कैसे? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे ये जो 1/r है ये कंडक्टेंस है और ये क्या है? सेल कांस्टेंट, यानी कंडक्टिविटी that is equal to conductance into cell constant, ये चीज हम लोगों ने देखा अभी। तो अभी हमको सेल कांस्टेंट अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? तो सेल कांस्टेंट ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? कंडक्टिविटी अपॉन कितना? कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, यही क्या होता है? सेल कांस्टेंट होता है। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि फॉर 0.1 mkcl at 298 Kelvin conductivity is 0.0129 Siemens per centimeter। अगर ये है तो मान लेते हैं कंडक्टेंस जो इस सॉल्यूशन का है वो x है। लेट द कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन बी x। मान लो कंडक्टेंस जो है वो इस सॉल्यूशन का x है, तो सेल कांस्टेंट कैलकुलेट। सेल कांस्टेंट ये इक्वल टू हो जाएगा 0.0129 अपॉन कितना? x। तो बाय यूजिंग दिस मेथड we are able to calculate the cell constant of a cell। हम लोग L और A की वैल्यू के द्वारा सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम लोग सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या वेरिएशंस हैं कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के साथ। इसके साथ साथ कोलराज लॉ क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फैराडे के लॉ क्या है। तो तब तक आप लोग दोनों चीजों का ध्यान रखिए। एक तो बाहर निकलने पे वायरल खतरा सबसे ज्यादा है, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस गर्मी से भी अपने आप को बचाना है। आप लोग घर में रहें, अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें, और जिन लोगों तक आपने अभी ये वीडियो शेयर नहीं किए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना।